Hello students, welcome to the video solution for the botany part of full length 1. Let's start with our first question. Question number 91. What is a tonoplast? First option है inner folded membrane of mitochondria. Inner folded membrane of mitochondria is called cristae, so it is not the tonoplast. Second option है membrane grana. Grana membrane को tonoplast कहते हैं. No. Third है ऑप्शन सी मेम्ब्रेन बाउंड्री ऑफ द प्लांट वैक्यूल. यस, प्लांट वैक्यूल के ऊपर एक सिंगल मेम्ब्रेन होता है, दैट इज कॉल्ड टोनोप्लास्ट. सो वी गॉट आवर करेक्ट आंसर, इट विल बी ऑप्शन सी. ऑप्शन डी में है मेम्ब्रेन ऑफ lysosomal vesicles. Lysosomes are part of EMS and it also has a single membrane covering, but it is not called tonoplast. So for 91 I will go with option C. Read the given statement. Gynoecium occupies the highest position while the other floral parts are situated below it. Okay, so gynoecium is at the top and other parts are below it and the ovary is superior. Which condition of flowers is being described by the above statement? कौन सा फ्लावर है ये? हाइपोगाइनिक. द कंडीशन इज हाइपोगाइनी एंड द फ्लावर विल बी कॉल्ड एज हाइपोगाइनस, जहाँ पे सुपीरियर ओवरी होता है. तो यहाँ पे 92 में करेक्ट आंसर है ए. जबकि ऑप्शन बी में था पेरीगाइनस, पेरीगाइनी. पेरीगाइनी इज सेम एज हाफ इन्फीरियर, जहाँ पे जो गाइनोशियम है इट इज ऑलमोस्ट एट द सेम लेवल विद द अदर फ्लोरल होल्स. तो ये नहीं होगा. एपीगाइनी इज इन्फीरियर. यहाँ पे गाइनोशियम का पोजीशन जो है वो लो है. और क्या जानते हैं यहाँ पे हम लोग, जो प्लेसेंटा है यहाँ पे प्लेसेंटा ग्रो होता है. ओके, ग्रो होता है और प्लेसेंटा जो है उसके अंदर ओवरी को कवर कर लेता है ना. तो यहाँ पे एपीगाइनस कंडीशन में जो गाइनोशियम का पोजीशन होता है वो सबसे नीचे होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज इन्फीरियर ओवरी. तो यहाँ पे 92 में हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ. विच ऑफ द फॉलोइंग does not depict difference between virus and viroid? इनमें से कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जिस बेसिस पे वायरस और वायरॉइड के बीच में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते? पहला ऑप्शन है प्रोटीन कोट और कैप्सिड. इसके ऊपर डिफरेंशिएट कर सकते हैं क्योंकि वायरस में कैप्सिड होता है जबकि वायरॉइड डू नॉट हैव एनी कैप्सिड. मॉलिकुलर वेट ऑफ आरएनए, ये भी एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है क्योंकि वायरॉइड का जो आरएनए है दैट हैज़ ए लो मॉलिकुलर वेट. साइज के ऊपर भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज वायरस इज लार्जर देन वायरॉइड. नाउ द ऑप्शन सी. ऑप्शन सी है न्यूट्रिशन एज ऑब्लिगेट पैरासाइट. इस क्राइटेरिया पे वायरस और वायरॉइड का कोई डिफरेंशिएशन नहीं है बिकॉज बोथ आर ऑब्लिगेट पैरासाइट, बोथ आर एसेलुलर एंड देयर न्यूट्रिशन depends on the host and they cause diseases. They can cause diseases, okay, by infecting the host cell. तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है हमारे लिए करेक्ट आंसर होगा. Which of the following disease is caused by a point mutation of autosomal gene? जितने भी डिजीज हैं ये सारे जेनेटिक डिसऑर्डर है, राइट? लेकिन इनमें से कौन सा डिजीज जो है ऑटोजोमल जीन के म्यूटेशन के वजह से होता है? तो इसमें हम लोग क्या बोलेंगे? हीमोफीलिया. हीमोफीलिया इज ए म्यूटेशन ऑफ जीन ऑफ एक्स क्रोमोसोम. ओके, सेम एज कलर ब्लाइंडनेस, ये भी एक्स क्रोमोसोम और एक्स क्रोमोसोम इज सेक्स क्रोमोसोम, एलोसोम, नॉट एन ऑटोसोम. तो यहाँ पे ए और सी तो बिल्कुल भी नहीं है. नाउ व्हाट अबाउट थैलासेमिया? Thalassemia is caused by the mutation of autosomal gene. That means for 94 our correct answer is B. Thalassemia दो तरीके का है, अल्फा एंड बीटा थैलासेमिया. अल्फा थैलासेमिया में जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 16 जो है म्यूटेटेड है और बीटा थैलासेमिया में जीन ऑफ क्रोमोसोम नंबर 11 म्यूटेटेड है. और क्रोमोसोम 11, क्रोमोसोम 16 बोथ आर ऑटोसोम्स. ओके, सो फॉर 94 ऑप्शन बी. Which of the following is not an assumption of the respiratory balance sheet? In the respiratory balance sheet, we calculate the total amount of energy produced in respiration. And for that calculation, we use some assumptions. इनमें से कौन सा उन assumptions में नहीं आता? ये हमें select करना है. पहला ऑप्शन है NADH synthesized in glycolysis is transferred into mitochondria. ये एक assumption है जिस बेसिस पे ATP कैलकुलेशन होता है.
है ना। लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है, ये एजम्पशंस हैं, आर दे रियलिस्टिक? क्या NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बनता है, जो साइटोप्लाज्म में है, क्या वो हमेशा ही माइटोकॉन्ड्रिया के ETS में पार्टिसिपेट करेगा? नॉट श्योर, राइट, बिकॉज इट विल डिपेंड ऑन द शटल सिस्टम। ओके, और शटल सिस्टम से भी ये डिसाइड होता है कि वो NADH जो ग्लाइकोलाइसिस में बना है वो ETS में जाके कितना ATP बनाएगा। तो ये एक एजम्पशन है जो कंसिडर किया गया। सेकेंड बी ऑप्शन था, none of the intermediates is used to synthesize other compound। ये भी एक एजम्पशन है, राइट, लेकिन क्या ये रियलिस्टिक है? अगेन द सेम आंसर अराइजेस, नो, क्योंकि इंटरमीडिएट्स यूज होते हैं, व्हाई? बिकॉज रेस्पिरेशन या रेस्पिरेटरी पाथवे इज एम्फीबोलिक। करेक्ट। ऑप्शन सी, रेस्पिरेशन इज ए सीक्वेंशियल पाथवे, दिस इज अगेन एन एजम्पशन, जबकि रेस्पिरेशन के जो इवेंट हैं दे आर ऑलमोस्ट साइमल्टेनियस। ओके, अगेन इट इज एन एजम्पशन। तो हमें तो एजम्पशन ABC एजम्पशन है, हमें ढूंढना है कौन सा एजम्पशन नहीं है। ऑप्शन डी में है एनर्जी कैन नेवर बी स्टोर्ड। क्या ऐसा एजम्पशन दिया गया था? नहीं, तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। ठीक है, ध्यान से पढ़ लेना है ये। द एनिमल इज नॉट करेक्टली मैच with its particular taxonomic category। ठीक है, आइडेंटिफाई द रॉन्ग क्लासिफिकेशन। इनमें से किन का रॉन्ग क्लासिफिकेशन किया गया है? कैट फेलिस के अंदर आता है और फेलिस एक जेनस है, करेक्ट है। टाइगर कम्स अंडर फेलिडी, राइट, फेलिडी इज अ टैक्सोन एंड फेलिडी कम्स अंडर विच कैटेगरी? दैट इज फैमिली। डॉग कम्स अंडर कार्निवोरा, यस, एंड कार्निवोरा इज एन ऑर्डर। कार्निवोरा ऑर्डर में कैनिडी फेलिडी दोनों फैमिलीज आते हैं। ABD मुझे करेक्ट लग रहा है। C में क्या प्रॉब्लम है? ह्यूमन, ह्यूमन कम्स अंडर प्राइमेटा, करेक्ट है, लेकिन प्राइमेटा कौन सा कैटेगरी है? प्राइमेटा है ऑर्डर, यहाँ पे दिया है प्राइमेटा इज क्लास, दैट मीन्स इट्स ए रॉन्ग ऑप्शन। हमें नॉट करेक्ट ही ढूंढना था, हम जाएंगे ऑप्शन C के साथ। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट, याद रखना हमें ढूंढना है इनकरेक्ट। इन ए टिपिकल स्टेमन the terminal structure is called the anther। stamen is male reproductive part and the whole of stamen together form androecium। stamen में दो part होते हैं, anther and filament। so what is the terminal part? that is the anther and generally anther is bilobed। ये भी correct है, और bilobe anther जो है उसको कहते हैं tetrasporangiate। ओके, तो मैक्सिमम जो एंजियोस्पर्मिक में, मेजोरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म में हमें बाइलोब्ड एंथर ही मिलता है। तो ये हम जाएंगे ऑप्शन ए जो है, ये तो करेक्ट है। बी ऑप्शन, सेल्स ऑफ द टेपिटम आर यूनिन्यूक्लिएटेड। नाउ दिस इज रॉन्ग। टेपिटम क्या है? टेपिटम इज द इनर मोस्ट लेयर और यू कैन से इनर मोस्ट एंथर वॉल, ओके, एंड एक्चुअली इट इज द कवरिंग ऑफ द माइक्रोस्पोरेंजियम। टेपिटम के सेल डेंस साइटोप्लाज्म होता है, टेपेटम में डेंस साइटोप्लाज्म होता है, दिस पार्ट करेक्ट है, लेकिन टेपेटम में सिंगल न्यूक्लियस होता है, दिस इज रॉन्ग। टेपेटम हैज मोर देन वन न्यूक्लियस। ओके, जनरली ज़्यादा जो कॉमन है वो बाइन्यूक्लिएटेड कंडीशन है। अगेन देयर आर सम टेपेटल सेल जिनके पास दो से भी ज़्यादा न्यूक्ली हो सकता है। तो ये बी ऑप्शन हमारा रॉन्ग है, हम तो बी के साथ ही जाएंगे। देखते हैं ऑप्शन सी में क्या है। Pollen grains from different species have variety of size, shape, color and design, correct? Pollen grains of many species cause allergies and bronchial afflictions, correct है। इसका एग्जाम्पल भी है हमारे पास, कैरेट ग्रास, राइट, पार्थेनियम। तो 97 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। The female gametophytes are retained on the parent sporophyte। यहाँ पे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग एंजियोस्पर्म का। पेरेंट स्पोरोफाइट अगर हम देखें, लेट्स सी, पेरेंट स्पोरोफाइट है ओव्यूल और इट इज ऑल्सो कॉल्ड मेगास्पोरेंजियम। पेरेंट स्पोरोफाइट माने ओव्यूल के अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो ओव्यूल तो स्पोरोफाइट है, ये होगा डिप्लॉइड। ओव्यूल के अंदर क्या है? फीमेल गैमेटोफाइट जो कि एम्ब्रायोसेक है एंजियोस्पर्म में, हैप्लॉइड है ना। एम्ब्रायोसेक के अंदर क्या है? एग, ठीक है, एम्ब्रायोसेक के अंदर है एग, राइट। तो यही लाइन दिया गया है, द फीमेल गैमेटोफाइट आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट। अभी इसके अंदर एग है, जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगा दिस एग विल बी फॉर्मिंग जाइगोट आफ्टर सिनगैमी विद द मेल गैमेट। अभी जब पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस होंगे देन दिस जाइगोट विल डेवलप इनटू एम्ब्रायो, ओके।
तो एम्ब्रायो डेवलपमेंट कहाँ हो रहा है? इनसाइड द फीमेल गैमेटोफाइट, और फीमेल गैमेटोफाइट कहाँ पे रिटेन है? इनसाइड द पेरेंट स्पोरोफाइट दैट इज ओव्यूल, और पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ओव्यूल कन्वर्ट होके क्या बनने वाला है? सीड। ठीक है, अभी ये जो हम लोग कंडीशन देख रहे हैं इसको कहते हैं सीड हैबिट। क्या कहते हैं इसको? सीड हैबिट। और सीड हैबिट हमें कौन से प्लांट में दिखता है? जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म में। लेकिन यहाँ पे एक बात है कि जब हम बोलते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड विद इन द पेरेंट स्पोरोफाइट एंड इफ इट इज रिटेन परमानेंटली, not for some time, retain permanently, then it is called seed habit. Okay, now here in the question I can see one thing, retain for variable period, मतलब variable period permanently retain नहीं कर रहा, तो इसको तो seed habit नहीं बोल सकते, इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं precursor to seed habit. Okay, precursor to seed habit ये कौन सा प्लांट शो करता है? वो है टेरिडोफाइट्स, राइट? कुछ टेरिडोफाइट्स है, दे शो दिस काइंड ऑफ सीड हैबिट, क्योंकि टेरिडोफाइट के बाद ही इवोल्यूशन में हम किसको देखते हैं? जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन बी था हेटेरोस्पोरी। हेटेरोस्पोरी है कि जब एक प्लांट if they produce two different types of spores, माने microspores, megaspore. Microspores are small, megaspores are large. Alternation of generation ये भी related नहीं है. Alternation of generation shown in the life cycle of a plant where life alter between gametophyte and sporophyte. Strobilus are cone. Okay, तो यहाँ पे 98 का correct answer होगा option A. Which of the following hormones owes its discovery to tissue culture technique? तो ये सारे PGR से प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर, इनके डिस्कवरी थोड़ा याद करो, किसने डिस्कवर किया था, कैसे डिस्कवर हुआ था, है ना? तो ऑक्सिन का डिस्कवरी किया था चार्ल्स एंड फ्रांसिस डार्विन ने. एब्सिसिक एसिड, इट वाज रिपोर्टेड एट द 3 डिफरेंट प्लेसेस एंड गिवन डिफरेंट काइंड ऑफ नेम. क्या क्या नाम थे एब्सिसिक एसिड का? इनहिबिटर बी, एब्सिशन 2, डॉर्मिन. तो इनके साथ भी कोई टिश्यू कल्चर टेक्निक जो है रिलेटेड नहीं है. जिबारेलिन डिस्कवरी किसने किया था? ई कुरोसावा. इसके साथ बेकेने डिजीज जो है रिलेटेड है ना? तो ये सारे जो है हमारे आंसर नहीं है. टिश्यू कल्चर से जुड़ा हुआ जो डिस्कवरी है वो है साइटोकाइनिन. और हु इज रेस्पॉन्सिबल फॉर दैट, हु आर डूइंग दैट tissue culture technique? That was Abs Cook and his colleagues, and in that experiment they used internodal section of tobacco stem. Okay, you have to remember this. So 99 I will go with option D. A pilot fish gets benefits by accompanying shark for feeding on falling pieces of food. मतलब लेफ्ट ओवर. तो पायलट फिश हमेशा शार्क के साथ घूमता है और उसका लेफ्ट ओवर खाना जो है वो खाता है. तो इस रिलेशन में पायलट फिश को बेनिफिट हो रहा है, लेकिन लिखा है शार्क को कोई इफेक्ट नहीं हो रहा है, माने ना उसका बेनिफिट हो रहा है ना उसका हार्म हो रहा है. मतलब शार्क के लिए क्या है? न्यूट्रल है. ऐसे रिलेशन को क्या कहते हैं? ऐसे रिलेशन को कहते हैं कॉमेंसलिज्म. डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे. पैरासिटिज्म में प्लस और माइनस रिलेशन है, म्यूचुअलिज्म में प्लस प्लस है, कंपटीशन में माइनस माइनस है, और कमेंसलिज्म में प्लस एंड जीरो. हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम कैन नॉट बी कंप्राइज्ड ऑफ. हाइपोडर्मिस इज लोकेटेड बिलो एपिडर्मिस and hypodermis is found only in stem. The stem are two type here, monocot stem, dicot stem. Okay, monocot stem, dicot stem, hypodermis. Dicot stem में hypodermis बनता है कोलेनकाइमा से, और monocot stem में hypodermis composed of sclerenchyma. This is the thing you have to know to do this question. monocot stem का क्वेश्चन है, लिखा है layers of colenenchymatous cell. क्या ये होगा? No. लेयर्स ऑफ पेरेनकाइमा सेल. पेरेनकाइमा से तो हाइपोडर्मिस बनता ही नहीं है ना? क्योंकि हाइपोडर्मिस मैकेनिकल सपोर्ट देता है, उसमें मैकेनिकल टिश्यू चाहिए, और मैकेनिकल टिश्यू दो तरीके के है. लिविंग मैकेनिकल टिश्यू इज कोलेनकाइमा, डेड मैकेनिकल टिश्यू इज स्क्लेरेनकाइमा. तो पेरेनकाइमा होगा ही नहीं. सो आई विल गो विथ ऑप्शन डी. इन विच फेज द रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड्स आर सेपरेटेड एंड बीइंग पुल्ड to the opposite ends of the cell. Okay, G1 फेस में हम देखते हैं कि एक क्रोमोसोम में एक ही क्रोमेटिड है. जब S फेस में आ जाते हैं
यहाँ पे एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड हो जाता है बिकॉज ऑफ द रेप्लिकेशन। तो ये हो गया रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड्स, इनको क्या कहते हैं, सिस्टर क्रोमेटिड्स। क्वेश्चन ये है कि कौन से स्टेज में ये सिस्टर क्रोमेटिड्स, रेप्लिकेटेड क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं और ऑपोजिट पोल में जाते हैं। तो आंसर होगा एनाफेस। एनाफेस में ये सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा and the replicated chromatids will get separated. I will go with option B. Consider the following two statements. Statement 1, the annual net primary productivity of the whole biosphere is approximately 170 billion tons dry weight of organic matter. True. Statement 2, majority of this productivity is contributed by ocean. No, ocean contribute only 55 billion tons out of 170 billion tons। मतलब ज़्यादा कंट्रीब्यूशन लैंड का है, टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम का है, ओशन का नहीं है। जबकि ओशन लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करता है, हाँ लार्जर एरिया ऑक्यूपाई करता है ऑलमोस्ट 70%, ये तो करेक्ट है। लेकिन क्या मेजॉरिटी कंट्रीब्यूट कर रहा है प्रोडक्टिविटी में? नहीं। तो स्टेटमेंट 2 हो जाता है रॉन्ग। हम जाएंगे 1 इज करेक्ट, 2 is incorrect. Which of the following RNA can be produced in transcription? Transcription is converting DNA to RNA, and which enzyme is used for that? RNA polymerase. In eukaryote, there is a division of labor in RNA polymerase, जबकि प्रोकैरियोट में एक ही तरीके का RNA polymerase होता है और वो RNA polymerase सारे के सारे RNA जो है प्रोड्यूस करता है। लेकिन यूकैरियोट में हमारे पास है 3 अलग अलग तरीके का RNA polymerase। क्या क्या है? RNA polymerase 1, 2 and 3। RNA polymerase 1 मेनली प्रोड्यूस rRNA, उसमें भी अलग अलग जो है हम देखेंगे, जैसे कि 28S, 18S, 5.8S, है ना। 2 HNRNA जो कि बाद में आफ्टर प्रोसेसिंग इट फॉर्म्स mRNA, and polymerase 3 it form different types of RNA such as tRNA, small nuclear RNA, 5S rRNA, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमें याद रखना है अगर इस ऐसे क्वेश्चंस को हमें करना है। अभी वापस जाते हैं क्वेश्चन में, समझते हैं क्वेश्चन ने क्या पूछा था। कौन सा RNA है जो प्रोड्यूस होता है ट्रांसक्रिप्शन में यूजिंग बोथ RNA पॉलीमरेज 1 और 3। एक बार गौर से देखो, पॉलीमरेज 1 और पॉलीमरेज 3 में कौन सा RNA कॉमन है? वो है rRNA, है ना। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। Which of the following is wrongly match? मार्क कर लो, wrongly match है शलगम। क्रांस एनाटॉमी करेक्ट है। शलगम इज ए C4 प्लांट और C4 प्लांट में एनाटॉमिकल एक मॉडिफिकेशन होता है टू प्रिवेंट फोटो रेस्पिरेशन, दैट इज क्रांस एनाटॉमी। पेप कार्बोक्सिलेज मेसोफिल सेल्स में होते हैं, हाँ होते हैं। पेप कार्बोक्सिलेज अगेन इज ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ C4 प्लांट और मेसोफिल सेल में एक रिएक्शन है जो कि सबसे पहला कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है C4 साइकिल का। पेप प्लस CO2 जो फर्स्ट प्रोडक्ट है वो है ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। इस रिएक्शन को कैटालाइज करने के लिए चाहिए पेप केस माने पेप कार्बोक्सिलेज। फोटो रेस्पिरेशन को मैच किया गया है रुबिस्को के साथ। इज रुबिस्को रेस्पॉन्सिबल फॉर फोटो रेस्पिरेशन? आंसर इज करेक्ट। अंडर सर्टेन कंडीशन जैसे कि हाई टेम्परेचर, है ना, लो CO2, इस कंडीशन में रुबिस्को कैटालाइज द रिएक्शन ऑफ RUBP एंड ऑक्सीजन, जिसको कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। तो ABC तो करेक्ट है। आ जाते हैं डी में। PS2 स्ट्रोमा लैमेली। नो, PS2 इज नॉट फाउंड इन स्ट्रोमा लैमेली। स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ PS1 होता है, इसलिए स्ट्रोमा लैमेली में सिर्फ साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन होता है। ओके, जबकि PS2, PS1 both can be found in grana membrane and that's why grana can have both non-cyclic and cyclic photophosphorylation। तो यहाँ पे wrongly match कौन सा है? ऑप्शन डी। इंडिया इज अमोंग 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। इंडिया को रखा गया है अंडर 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज। उसका रीजन क्या है?
ओके, हमें उसका रीजन ढूंढना है। ऑप्शन बी को ध्यान से पढ़ो। इट बियर्स माने इंडिया, इंडिया बियर्स 2.4% एरिया ऑफ द वर्ल्ड्स लैंड एंड हैज ए शेयर ऑफ 8.1% ऑफ ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी। इंडिया के पास 2.4% लैंड एरिया है और बायोडाइवर्सिटी है 8.1%। यस, और इसी वजह से इंडिया आता है अंडर 12 मेगा डाइवर्स कंट्रीज, जिसके पास लैंड कम है लेकिन डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है। अगर तुम कंपेयर करो लैंड वर्सेस डाइवर्सिटी इंडिया के रिगार्डिंग में, इट इज़ ऑलमोस्ट 4 times, दैट इज़ ह्यूज एंड दैट्स व्हाई इट कम्स अंडर मेगा डाइवर्स। ठीक है, रीड द अदर ऑप्शंस। India with much land in tropical latitude has more than 1200 species of bird. करेक्ट है। इंडिया में more than 50,000 राइस रेफरेंस राइस स्ट्रेन्स है, जेनेटिक डाइवर्सिटी है, और 1000 वेराइटीज ऑफ मैंगो, ये भी करेक्ट है। इंडिया में 3 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट है। मतलब इस क्वेश्चन में चारों के चारों ऑप्शन करेक्ट है, एक एक वर्ड करेक्ट है, लेकिन क्वेश्चन करेक्ट या इनकरेक्ट ढूंढने का नहीं था। क्वेश्चन ये था व्हाई इंडिया कम्स अंडर 12 मेगा डाइवर्स, उसका रीजन हमें बोलना था। सो द करेक्ट रीजन इज ऑप्शन बी। ओके, अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन। मूव टू नेक्स्ट। इफ ए पॉपुलेशन ऑफ 100 पैरामेशियम, मतलब एक पैरामेशियम का पॉपुलेशन है जिनमें 100 पैरामेशियम थे पहले से, इंक्रीजेस टू 250, इंक्रीज होके 250 हो गए, माने न्यू पॉपुलेशन जो है वो कितना है 250। 1 घंटे में इतना इंक्रीज हुआ। ठीक है, तो इंक्रीज कितना हुआ, कितना इंक्रीज हुआ 250 माइनस 100 दैट इज 150। हमें निकालना है परसेंटेज ऑफ ग्रोथ रेट। तो इंक्रीज हुआ 150, पुराना जो प्रीवियस पॉपुलेशन था वो कितना था 100, निकलना है परसेंटेज, तो हमें कितना मिल रहा है 150 पर आवर। ओके, सो व्हाट वुड बी द परसेंट ग्रोथ और बर्थ रेट पर इंडिविजुअल। हम बोलेंगे 150 इज द ग्रोथ रेट पर इंडिविजुअल पर आवर फॉर दिस पॉपुलेशन। कहाँ पे है 150, ऑप्शन ए। ओके, समझ गए हम लोग। Identify the following discoveries in a sequence from earliest to latest. Very interesting question. Here you have to remember the year of discovery, year of something proposed, right? Cell chapter का question है, देखते हैं। राइबोसोम एज द ग्रैनुलर स्ट्रक्चर फर्स्ट ऑब्जर्व किया था जॉर्ज पेलेट ने। बताओ कौन से ईयर में किया था 1953। फ्लूइड मोसाइक मॉडल सिंगर एंड निकलसन 1972। न्यूक्लियस डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन 1831। रुडोल्फ विर्चॉव ओमनिस सेलुला सेलुला first explain that cell divided and new cells are formed from pre-existing cell, which year 1855। ओके, अभी इसको सीक्वेंस करो। सीक्वेंस है 3 4 1 2 3 4 1 2। कहाँ पे है ऑप्शन सी। ठीक है, इजी क्वेश्चन था लेकिन ये मेमोरी में होना चाहिए कौन से ईयर में क्या डिस्कवरी हुआ। ठीक है, माई सजेशन विल बी मेक ए टेबल सिक्वेंशियली एकदम सेल चैप्टर में फ्रॉम एकदम अर्लीस्ट डिस्कवरी टू लेटेस्ट डिस्कवरी ईयर वाइज उसको अरेंज कर दो, इट विल बी हेल्पफुल। ओके, so next is question number 109. If following is the sequence of nucleotides in mRNA, predict the sequence of amino acid coded by it. Okay, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस है 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेट्स सी AUG कोड फॉर मिथियोनिन, UAC। ओके, तो AUG आई विल राइट मिथियोनिन, UAC इज टायरोसिन, UAU and UAC both code for tyrosine. UUU these are phenylalanine, right? UUC they code for phenylalanine. Okay, now the last one is UGC code for cysteine. UGU and UGC both code for cysteine. Okay, so we got our sequence: methionine, tyrosine, phenylalanine, again phenylalanine, and then cysteine. So we'll go with option A. On which of the following does the respiratory question depends?
RQ का फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व्ड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम्ड। तो RQ किसके ऊपर डिपेंड करेगा? वॉल्यूम ऑफ CO2 इवॉल्व पे डिपेंड करेगा, वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन कंज्यूम पे डिपेंड करेगा। ये RQ वैल्यू किस पे डिपेंड करता है और किस पे डिपेंड करता है? डिपेंड्स ऑन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। कौन सा सबस्ट्रेट ब्रेक हो रहा है रेस्पिरेशन में, उस पे डिपेंड करेगा। जैसे कि अगर ग्लूकोज यूज हो एरोबिक रेस्पिरेशन में तो उसका RQ वैल्यू आएगा 1। अगर फैट ब्रेक हो तो आएगा 0.7। अगर प्रोटीन ब्रेक हो 0.9। अगर ऑर्गेनिक एसिड यूज हो तो उसका हो जाएगा मोर देन 1। तो इस तरीके से रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट पे डिपेंड करता है RQ वैल्यू। देखते हैं, ऑप्शन ए दिया है वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इवॉल्व। इवॉल्व के वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अगर लिखते हैं ऑक्सीजन कंज्यूम देन इट वुड बी ए करेक्ट ऑप्शन। वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम, यहाँ पे फिर ये उल्टा, वॉल्यूम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व लिखना होता है। एनर्जी इवॉल्व एनर्जी से डिपेंड होता है, नहीं। बाकी क्या बचा? ऑप्शन बी द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट यूज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यस, 110 विल गो विथ ऑप्शन बी। 111 in the following question a statement of assertion, statement of reason। assertion reason का क्वेश्चन है, read it। life cycle of sphagnum, sphagnum is moss bryophyte, lead to the formation of different part haploid gametophyte and diploid sporophyte in the same plant। करेक्ट आंसर है, ब्रायोफाइट्स में गैमेटोफाइट स्पोरोफाइट दोनों के प्लांट्स होते हैं, लेकिन एक के ऊपर एक डिपेंड होता है। जो इंडिपेंडेंट पार्ट है नीचे का जो पार्ट है वो है गैमेटोफाइट और ये है हैप्लॉइड, है ना, इंडिपेंडेंट है। और जो ऊपर जो पार्ट है वो है स्पोरोफाइट और ये है डिप्लॉइड। तो एक ही प्लांट में दोनों अलग अलग पार्ट है, गैमेटोफाइट है हैप्लॉइड और स्पोरोफाइट है डिप्लॉइड। गैमेटोफाइट है इंडिपेंडेंट, स्पोरोफाइट है डिपेंडेंट। किसके ऊपर डिपेंडेंट? वो होगा गैमेटोफाइट के ऊपर, है ना। अगर लीवर ऑर्ट्स है तो स्पोरोफाइट कंप्लीटली डिपेंड होता है गैमेटोफाइट पे, और अगर मॉस है तो पार्शियली डिपेंडेंट होता है। तो असर्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। रीजन है बोथ गैमेटोजेनेसिस एंड स्पोरोजेनेसिस ऑकर बाय माइटोसिस इन देयर हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड प्लांट बॉडी। ये रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? अगर हम देखें गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है and gametophyte form gamete is also haploid। तो गैमेटोजेनेसिस में कौन सा सेल डिवीजन होगा? माइटोसिस। गैमेटोजेनेसिस के लिए माइटोसिस करेक्ट है। स्पोरोफाइट डिप्लॉइड है, क्या बनाता है? स्पोर का प्लॉइडी हैप्लॉइड। तो स्पोरोजेनेसिस में कौन सा सेल डिवीजन होगा? मियोसिस। तो यहाँ पे तो लिखा है कि दोनों में माइटोसिस होता है, तो रीजन इज रॉन्ग। तो हम कौन से ऑप्शन के साथ जाएंगे? assertion is true, reason is false। option C। A true breeding snapdragon plant is crossed with a white true breeding plant। snapdragon is an example of incomplete dominance। snapdragon में pure red crossing with pure white। जीनोटाइप लिख दे, ये है जीनोटाइप। F1 प्लांट में शो होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस। जीनोटाइप होगा कैपिटल आर स्मॉल आर, लेकिन ना ये रेड होगा ना ये वाइट होगा, ये होगा पिंक। ओके, यहाँ तक समझ आ गया। फिर क्या बोल रहे हैं? व्हेन द F1 प्लांट्स, जब इस F1 प्लांट को, मतलब जब इस F1 प्लांट को, पिंक प्लांट को क्रॉस किया गया किसके साथ? प्योर वाइट प्लांट के साथ। प्योर वाइट प्लांट के साथ, तो क्या रिजल्ट मिलेगा? देखो क्या रिजल्ट मिलेगा। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, F2 के बारे में लिख रहे हैं हम लोग। फिर से अगर देखें कैपिटल आर स्मॉल आर, है ना, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर, फिर से स्मॉल आर स्मॉल आर। यह है कंडीशन। 4 प्रोजेनी है, उनमें 2 आर कैपिटल आर स्मॉल आर एंड 2 आर स्मॉल आर स्मॉल आर। एंड हाउ मेनी आर कैपिटल आर? दैट इज 0। मतलब 0 रेड, ओके, 2 पिंक एंड 2 व्हाइट। तो कैसे लिख सकते हैं हम लोग? 0:1:1, माने 0 रेड 1 पिंक एंड 1 व्हाइट। कौन से ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी में। ठीक है,
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। नॉर्मली हम लोग ये टेस्ट क्रॉस में करते हैं या मोनोहाइब्रिड क्रॉस में करते हैं जहाँ पे कंप्लीट डोमिनेंस माने मेंडल्स लॉ ऑफ डोमिनेंस अप्लाई होता है, लेकिन ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस के ऊपर जो है दिखाया गया है कि कैसे निकालेंगे हम लोग। 113 विच काइंड ऑफ प्लासेंटेशन इज रिप्रेजेंटेड बाय द गिवन फिगर। यहाँ पे हमें फिगर में दिख रहा है सेप्टम, राइट, सेप्टम दिखाई दे रहा है। तो कौन से प्लासेंटेशन में सेप्टम होता है? वो होता है एक्साइल। पैराइटल में सेप्टम हो सकता है लेकिन उसको हम लोग स्यूडो सेप्टम कहते हैं ना, स्यूडो सेप्टम जिसको हम लोग कहते हैं स्यूडो सेप्टम। एग्जाम्पल क्या है पैराइटल का? मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, तो ये अलग है। अच्छा, अभी प्लासेंटेशन टोटल 5 तरीके के होते हैं। क्या क्या है? मार्जिनल, एक्साइल, पैराइटल, फ्री सेंट्रल एंड बेसल। मार्जिनल के एग्जाम्पल है पी है ना, फिर एक्साइल के लेमन, चाइना रोज, पैराइटल के मस्टर्ड एंड आर्जिमोन, फ्री सेंट्रल के डायंथस एंड प्राइमरोज, बेसल के मैरीगोल्ड, सनफ्लावर। तो अच्छे से जो है एग्जाम्पल सीखना है और डायग्राम सीखना है। क्वेश्चन तो काफ़ी इजी था, तो यहाँ पे 113 का हमें ऑप्शन जाएगा बी पे, ठीक है, लेकिन सारे एग्जाम्पल पढ़ लेना। Which statement is incorrect about competition? Organism compete for resources such as food, water and space. Correct है? One organism fights with the other member of the same species for mate. कर सकते हैं, जैसे कि लायन में ही देखते हैं हम लोग, है ना। ये कौन सा competition है? Intraspecific competition. The competition plays a critical role in natural selection. Correct है? Yes. Mainly it is what kind of competition? Interspecific competition. That is a potent reason, okay, that gives a potent force for evolution, for natural selection. Option D, unlimited supply of resources is one of the primary source for competition. No, limited supply of resources can be a primary cause of competition, right? That can be correct. तो यहाँ पे लिखा है unlimited resource है वो primary cause है, नहीं हो सकता। क्या unlimited resource माने ऐसे बोल सकते हैं कि अगर resources limited नहीं है तो क्या फिर भी कंपटीशन हो सकता है? हाँ, कंपटीशन हो सकता है, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। क्या दिया है कि अनलिमिटेड रिसोर्स होना, ओके, वो प्राइमरी रीजन है। क्या प्राइमरी रीजन है? नो, एब्सोल्युटली नॉट। तो हम जाएंगे ऑप्शन डी के साथ। आइडेंटिफाई द करेक्ट एनालॉजी। क्राइसोफाइट्स है डायटोमेशियस अर्थ एंड तो डायनोफ्लैजिलेट्स किसके साथ जो है रिलेट होगा? वो होगा रेड टाइड्स। क्राइसोफाइट्स एंड डायनोफ्लैजिलेट्स दे आर बोथ फोटोसिंथेटिक प्रोटिस्ट। क्राइसोफाइट्स के अंदर आते हैं डायटम्स एंड डेस्मिड्स। डायनोफ्लैजिलेट्स रेड टाइड बनाता है जिसका एक मेजर एग्जाम्पल है गोनियोलेक्स, है ना। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। ऑप्शन बी था प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम इज ए एग्रीगेशन ऑफ स्लाइम मोल्ड ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन, दैट्स नॉट कनेक्टेड। हेटेरोसिस्ट नाइट्रोजन फिक्सिंग सेल्स इन ब्लू ग्रीन एल्गे। हेलोफाइल्स आर एक्सट्रीमोफाइल्स दैट कैन सर्वाइव इन ए हाई सेलाइन कंडीशन। बहुत सारे आर्के बैक्टीरिया है जो हेलोफाइल्स है, तो ये भी हमारे लिए रॉन्ग है। तो हम जाएंगे 115 ऑप्शन ए के साथ। न्यूक्लियोसोम्स constitute the repeating unit. न्यूक्लियोसोम इज मेड ऑफ हिस्टोन ऑक्टामर जिसके ऊपर डीएनए जो है पैकेजिंग होता है और कनेक्टिंग के लिए क्या आता है? H1 हिस्टोन, दैट इज लिंकर हिस्टोन। ऐसे ही बहुत सारे न्यूक्लियोसोम को लिंकर डीएनए से कनेक्ट किया जाता है एंड दैट गिव्स ए स्ट्रक्चर कॉल्ड बीट्स ऑन string. And what is that structure? What is that repeating unit called? That is called chromatin. I will go with option A. बाकी ऑप्शन है हिस्टोन कोर। हिस्टोन कोर तो यही है, हिस्टोन कोर, हिस्टोन ऑक्टामर जो बनता है H2A, H2B, H3, H4, 4 अलग अलग डिफरेंट तरीके के हिस्टोन प्रोटीन से। तो ये तो होगा ही नहीं। NHC है नॉन हिस्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन जो कि एडिशनल प्रोटीन है, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हायर लेवल ऑफ पैकेजिंग। क्रोमोसोम्स आर कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ द क्रोमेटिन जो सिर्फ डिवाइडिंग सेल में दिखता है, माने एम्फेस में ही ऑब्जर्व कर सकते हैं। ओके, आर वी करेक्ट? सो फॉर दिस विल गो विथ ऑप्शन ए। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, पढ़ते हैं। इन C4 प्लांट्स Calvin cycle enzyme, that means C3 cycle enzyme are present in mesophyll chloroplast. No, it is present in bundle sheet.
ओके, बंडल शीट में होता है C4 प्लांट में, तो ये रॉन्ग है। लाइट एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ ATP एंड NADH, दिस इज रॉन्ग। फोटोसिंथेसिस में NADH नहीं होता, यहाँ पे होता है NADPH, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग, दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। ऑप्शन सी, बोथ स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट स्पेसीज डाइवर्सिटी। ठीक है, स्पेसीज डाइवर्सिटी को दिमाग में रखो और शांति से जो है सारे ऑप्शंस पढ़ते हैं। वेस्टर्न घाट्स हैव ए ग्रेटर एम्फीबियन डाइवर्सिटी देन ईस्टर्न घाट्स, करेक्ट आंसर है। ठीक है, ये पॉइंट करेक्ट है। प्लांट्स में क्या लिखा है, कंप्राइज नो मोर देन 22% ऑफ द टोटल, मतलब ग्लोबल स्पेसीज डाइवर्सिटी में। लेकिन यहाँ पे देखने वाली बात ये है, प्लांट्स के अंदर किसको इंक्लूड किया है, एल्गे, ब्रायोफाइट, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। ये पॉइंट जो है ना ये रॉन्ग है। जब ये कैलकुलेशन हुआ, जब ये एस्टिमेशन हुआ, तो टेरिडोफाइट को प्लांट के अंदर नहीं शामिल किया, उसके जगह पे किसको रखा गया था, फंजाई। तो इस पॉइंट की वजह से ये ऑप्शन रॉन्ग हो जाता है। Among animals, insects are the most species rich, 70% of the total, ये करेक्ट है। Proportionating number of species of invertebrates, जब इन्वर्टिब्रेट के नंबर को देखा गया तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से टोटल नंबर ऑफ क्रस्टेशियंस आर फाउंड टू बी मोर देन द नंबर ऑफ मोलस्क। क्या ये करेक्ट है, ये रॉन्ग है। याद करो वो डायग्राम, जो इन्वर्टिब्रेट का डायग्राम दिया गया था। ठीक है, ये तो सीखना ही पड़ेगा, ये डायग्राम याद नहीं रहता, ऐसा रोने से नहीं होगा, सीखना ही पड़ेगा। ये वाला पार्ट है इंसेक्ट, है ना, इंसेक्ट था ना ये, और यहाँ पे मेजर जो इंसेक्ट के बाद जो दिया है ना वो है अदर एनिमल ग्रुप। इसके बाद ऐसे आता है यहाँ पे थोड़ा सा और ओके, इसके बाद जो सबसे कम जो है ना वो क्रस्टेशियंस है, और क्रस्टेशियंस से ज़्यादा क्या होता है, मोलस्क। मतलब अगर हम लोग अरेंज करें तो यहाँ पे आएगा इंसेक्ट को ज़्यादा दिखाया गया है, अदर एनिमल ग्रुप्स उसके बाद आएंगे, फिर मोलस्क आएंगे, और सबसे कम जो पॉपुलेशन दिखाया गया है वो है क्रस्टेशियंस का। तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इफ़ वी एक्सेप्ट बायोकेमिकल और मॉलिकुलर क्राइटेरिया प्रोकैरियोट को डिलिनिएट करने के लिए, देन उनका खुद का ही पॉपुलेशन, खुद का ही डाइवर्सिटी मिलियंस में आएगा। क्या ये राइट है? यस, ये राइट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग को ढूंढना है रॉन्ग। लेकिन कौन से पॉइंट पे रॉन्ग है? एक तो ऑप्शन 2, ये जो रोमन 2 एंड 4, 2 एंड 4 कहाँ पे है? 2 एंड 4, ऑप्शन ए। The parenchymatous cell which is between the xylem and the phloem are called। ठीक है, तो ऐसा हमने किस में पढ़ा था? पेरेनकाइमा सेल जो जाइलेम और फ्लोएम के बीच में आते हैं, इट इज ट्रू फॉर रूट। जाइलेम एंड फ्लोएम के बारे में बात करें तो ऑफ कोर्स इट इज द वास्कुलर सिस्टम वी आर टॉकिंग अबाउट, एंड रूट हैज रेडियल वास्कुलर सिस्टम। इन रेडियल वास्कुलर सिस्टम, xylem and phloem, they are not in the same radius, they are placed alternate to each other, right? Alternate to each other। तो ये जाइलेम और फ्लोएम के बीच में जो पेरेनकाइमा सेल है उनको क्या कहते हैं? That is the question। What is the name of these cells? These are called conjunctive tissue। ठीक है, तो ये है conjunctive tissue, और डाइकोट रूट में conjunctive tissue is made of parenchyma, और यहाँ पे जो पेरीसाइकिल है, पेरीसाइकिल अबव द प्रोटोजाइलम, तो ये पेरीसाइकिल सेल वो भी पेरेनकाइमेटस है रूट में, और कंजक्टिव टिश्यू के जो पेरेनकाइमेटस सेल है ये बाद में मिल जाते हैं ड्यूरिंग सेकेंडरी ग्रोथ और बनाते हैं वास्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट। ठीक है, तो यहाँ पे कंजक्टिव टिश्यू करेक्ट आंसर है। कैस्पेरियन स्ट्रिप तो होगा ही नहीं, कैस्पेरियन स्ट्रिप होता है एंडोडर्मिस में, रूट एंडोडर्मिस में, that is called water checkpoint, right? And it prevent apoplas movement of water. Medullary race is very distinct in the dicot stem। dicot stem में अगर vascular system देखें वो है CCO, conjoined, collateral and open vascular cambium होता है यहाँ पे, ring shape। यहाँ पे है जाइलम, यहाँ पे है फ्लोएम, ये है वास्कुलर कैम्बियम, ये है पीट। अभी पीट से वास्कुलर बंडल के बीचों बीच से जो पेरेनकाइमा सेल निकला है इसको कहते हैं मेडुलरी रेस।
एंड दैट इज रिक्वायर्ड फॉर रेडियल कंडक्शन, ओके, रेडियल कंडक्शन में। लेकिन ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में नहीं है, ये कहाँ पे है, ये बिटवीन द वास्कुलर बंडल है, ठीक है। बंडल शीट सेल मेनली हमें लीफ में दिखेगा और इवन मोनोकॉट स्टेम में भी बंडल शीट होता है दैट कवर्स द स्कैटर्ड वास्कुलर बंडल। लेकिन डिफरेंस ये है कि मोनोकॉट स्टेम में जो बंडल शीट है वो स्क्लेरेनकाइमेटस है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जानना है हर एक क्वेश्चन को जब करेंगे। ऐसा नहीं कि करेक्ट ऑप्शन मिल गया चलो आगे चलो, ये नहीं है। हर एक दूसरे ऑप्शन को भी पढ़ना है और ये देखना है, रीचेक करना है क्या हमें जो दूसरे ऑप्शन हैं उसके बारे में जानकारी है या नहीं, ठीक है। चलो 120 आइडेंटिफाई द मिसिंग इंटरमीडिएट कंपोनेंट्स। ओके, स्टेप्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइकोलाइसिस के कुछ स्टेप दिए हैं, हमें पता है स्टेप ये है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रुक्टोज 1,6 20 फॉस्फेट, उसके बाद ब्रेक हो जाता है। ओके, ब्रेक पॉइंट से दिया गया है, ठीक है। ये जो ब्रेक पॉइंट है क्लीवेज उससे दिया गया है, तो क्या बनता है यहाँ पे ट्रायोस फॉस्फेट माने ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, जिसको हम लोग कहते हैं PGAL, ओके। और ये आइडेंटिफाई करना है, इसका एक आइसोमर जो है यहाँ पे बनता है वो क्या है, वो है DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो पहले तो जिस ऑप्शन में X में DHAP नहीं है उसको ही कैंसिल कर देते हैं, तो यहाँ पे डाईहाइड्रोक्सी, देखो ये भी है क्या डाईहाइड्रोक्सी। अभी देखते हैं कि Y क्या होगा। तो यहाँ पे 1,3-20 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, यहाँ पे होता है SLP रिएक्शन और बनता है 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड विच कैन बी ऑल्सो कॉल्ड एज ट्रायोस फॉस्फेट। तो या तो ऑप्शन में 3 PGA दिया होगा या तो ट्रायोस फॉस्फेट। लेट्स सी, Y में दिया हुआ है ट्रायोस फॉस्फेट, वी गॉट आवर आंसर। यहाँ पे दिया था हेक्सोस, हेक्सोस तो होगा नहीं 6 कार्बन का, यहाँ पे कैसे बन सकता है ना। तो हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एस्टिवेशंस। ओके, एस्टिवेशन is the arrangement of sepals and petals in a floral bud. Estivation are 4 types. एक है velvet, देखो ये क्या है, ये velvet है जहाँ पे कोई overlapping नहीं होता। सेकेंड है twisted, जहाँ पे overlapping होता है but in a particular order. C में हम देख रहे हैं imbricate, जहाँ पे ओवरलैपिंग है लेकिन कोई डेफिनिट ऑर्डर नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखो ये साइड जो पेटल है ये आउटसाइड है, ये क्या है, इन है, दिख रहा है, ये आउट है, ये इन है, ये आउट इन आउट इन आउट इन, मतलब इस तरीके से अरेंज किया गया है। लेकिन अगर इम्ब्रिकेट में देखो ये साइड और ये साइड देखो, दोनों साइड क्या है, आउट आउट, उसके बाद है इन इन आउट आउट, फिर क्या है इन और ये फिर आउट, फिर यहाँ पे इन और इन, कोई पर्टिकुलर ऑर्डर मेंटेन नहीं हुआ है, दैट इज कॉल्ड इम्ब्रिकेट। एंड द लास्ट वन इट इज कॉल्ड वैक्सिलरी। वैक्सिलरी में हमेशा 5 पेटल होते हैं। क्या फ्लोरल फॉर्मूला है, 1 + 2 + 2, 2 in bracket, okay, this 2 in bracket because these keel petals are joined। तो हमें मिल गया हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन डी, वेलवेट, ट्विस्टेड, इम्ब्रिकेट एंड वैक्सिलरी। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विथ रेस्पेक्ट टू द मेंबर्स ऑफ रोडोफाइसी। रेड एल्गी के लिए कौन सा करेक्ट है, ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके, करेक्ट ढूंढना है, यस करेक्ट ढूंढना है। Asexual reproduction occur by biflagellate zoospore, नहीं, red algae has no motility, रेड एल्गी में कोई मोटिलिटी नहीं है और यहाँ पे लिखा है बाईफ्लैजिलेट, मतलब ये मोटाइल जूस्पोर है, मोटाइल एसेक्सुअल स्पोर है। क्या ये करेक्ट होगा, नहीं। किसके लिए करेक्ट है, फियोफाइसी के लिए, ब्राउन एल्गी के लिए करेक्ट है, कैंसिल कर दो इसको। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय ऊगेमस फ्यूजन होता है, यस, रेड एल्गी में ऊगेमस ही होता है, ओनली ऊगेमी होता है और उससे जाइगोट बनता है। इवन वी नो रोडोफाइसी में आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन there are some post fertilization development, okay, remember it। the red thalli माने red thallus, red body, most of the red algae are multicellular, correct है। plant body attached to the substratum by holdfast, नहीं, holdfast is a feature of again brown algae। क्या याद रखेंगे, holdfast brown algae का feature है, ना कि rhodophysi का। ऑप्शन ई, they possess R phycoerythrin as the predominant red pigment, yes, जिसके वजह से रेड एल्गी का कलर रेड होता है, कौन से पिगमेंट के वजह से, R phycoerythrin। करेक्ट कौन सा है, करेक्ट है बी, करेक्ट है सी, करेक्ट है ई, करेक्ट है
B, C and E. Option C. In dicot stem, dash is present on the inner side of the endodermis. Okay, एंडोडर्मिस है, एंडोडर्मिस है. ओके, यहाँ पे अगर देखें सेंटर में है पीट, फिर आता है वास्कुलर बंडल, जाइलम, वास्कुलर कैम्बियम, फ्लोएम. फ्लोएम के ऊपर तो क्या लिखा है? अबव द फ्लोएम इन द फॉर्म ऑफ सेमी लूनर हाफ मून, सेमी लूनर पैचेस ऑफ स्क्लेरेनकाइमा. ये कौन सा पार्ट है? एंडोडर्मिस के बाद और फ्लोएम के आगे क्या आएगा? ये आएगा पेरीसाइकल. तो हमारा आंसर होगा पेरीसाइकल. स्टार्च शीट किसको कहते हैं? द एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस ऑफ डाइकोट स्टेम इज कॉल्ड स्टार्च शीट. कॉर्टिकल लेयर माने कॉर्टेक्स है ना, और पीट तो सेंट्रल टिश्यू है. ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन तो नहीं होगा. 1, 2, 3 करेक्ट आंसर इज डी. द फिगर गिवन बिलो आर गाइनोशियम ऑफ पेपावर एंड मिकेलिया. पेपावर में जो है, पेपावर और मिकेलिया में दोनों में मल्टी कार्पेलरी कंडीशन है. मल्टी कार्पेलरी कंडीशन माने मोर देन वन कार्पेल. मोर देन वन कार्पेल माने बाई कार्पेलरी. पहले क्या होता है? मोनो कार्पेलरी, बाई कार्पेलरी है ना, फिर ट्राई कार्पेलरी, इस तरीके से बोलते हैं. जब बहुत सारे होते हैं तब क्या बोलते हैं? मल्टी कार्पेलरी. तो ये इसमें क्या है? इसमें है सीन कार्पस कंडीशन. सीन कार्पस मतलब जहाँ पे सारे कार्पल्स फ्यूज होते हैं, यूनाइटेड होते हैं. तो ये जो वाई होगा ये होगा स्टिग्मा. स्टिग्मा होगा क्योंकि सारे कार्पेल का स्टिग्मा क्या है? फ्यूज है. जबकि यहाँ पे देखो सारे क्या है? अलग अलग है. क्योंकि यहाँ पे ये एग्जाम्पल है मल्टी कार्पेलरी एपोकार्पस गाइनोशियम का. एपोकार्पस, एपोकार्पस मतलब द कार्पेल्स आर नॉट यूनाइटेड, कार्पेल्स आर फ्री, राइट. सो यहाँ पे X रिप्रेजेंटिंग द इंडिविजुअल कार्पल्स. तो X होगा कार्पल, Y होगा स्टिग्मा. X कार्पल, Y stigma. I will go with option A. If at G1 phase chromosome number and DNA content of a cell is okay. G1 phase में chromosome number is given 8. Okay. मियोसिस का क्वेश्चन है तो ऑफ कोर्स सेल डिप्लॉयड मान लेते हैं. तो T/N इक्वल टू 8, तो N वैल्यू होगा 4. जब हम बोलते हैं 4, ओके, कंसेप्ट को सीख लो. ये क्वेश्चन जब कंसेप्ट सीख लेंगे ना तो 1 मिनट भी नहीं लगेगा इस क्वेश्चन को रीड करके क्वेश्चन को करने में. बट यू शुड नो द कंसेप्ट है. तो N इक्वल टू जब 4 बोलते हैं ना, इसका मतलब होता है 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम. 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम मतलब इस ऑर्गेनिज्म में है क्रोमोसोम नंबर 4 अलग अलग के. मतलब इस ऑर्गेनिज्म में है 4 अलग अलग तरीके का क्रोमोसोम. क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, क्रोमोसोम नंबर 4. माने इसके जो जीन्स है वो सारे अलग अलग हैं. ठीक है. अभी लिखा है ट्वाइस है ना, मतलब हर एक क्रोमोसोम का फिर 2-2 कॉपी है. मतलब 2 कॉपी है माने क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स. तो अगर पेयर्स में लिखेंगे तो क्रोमोसोम 1 का 2 कॉपी, क्रोमोसोम 2 का 2 कॉपी, क्रोमोसोम 3 का 2 कॉपी और क्रोमोसोम 4 का 2 कॉपी. तो G1 में टोटल कितने क्रोमोसोम हुए? काउंट कर लो. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. क्रोमोसोम नंबर 8. क्रोमेटिड नंबर G1 में तो रेप्लिकेशन नहीं हुआ है, तो 1 क्रोमोसोम इज इक्वल टू 1 क्रोमेटिड. यू कैन सी ना, 1 क्रोमोसोम इक्वल टू 1 क्रोमेटिड. तो यहाँ पे क्रोमेटिड नंबर भी क्या होगा? 8. नाउ DNA अमाउंट इज गिवन 40. देखो DNA अमाउंट दिया है 40 pg. तो एक क्रोमेटिड का कितना होगा? एक क्रोमेटिड कितना होगा? 40 डिवाइडेड बाई 8 दैट इज 5 होगा, है ना. हर एक क्रोमेटिड का क्या होगा? 5 pg होगा. यहाँ तक समझ आया? अभी क्वेश्चन ये है कि मियोसिस 1 के एंड तक, मियोसिस 1 में जब मेटाफेज 1 होगा तो ये सारे क्रोमोसोम टेट्रेट फॉर्म में होंगे. ओके, देखो कैसे टेट्रेट फॉर्म में होगा. क्रोमोसोम 1 होमोलोगस है तो एक साथ जो है ये पेयर होगा. ये किसका डायग्राम है? मेटाफेज 1 जहाँ पे सारे बाईवेलेंट जो है इक्वेटोरियल प्लान पे है. तो ये है 1, 1, 1, 1, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4. समझ आए? तो यहाँ पे हमने क्यों लिखा कि क्यों दिखाया कि डबल डबल क्रोमेटिड है? क्योंकि G1 में सिंगल सिंगल है, लेकिन जैसे ही ये S फेस पे चले जाएंगे तो ये सारे जो क्रोमोसोम हैं वो रेप्लिकेट किए होंगे, राइट. तो एनाफेज के बाद
ये लोग जो है अलग हो गए और मियोसिस 1 में, मियोसिस 1 के बाद ये एक पर्टिकुलर सेल या न्यूक्लियस में चले गए। तो हमें इसका कैलकुलेशन दिखाना है। क्या कैलकुलेशन है, कितना है यहाँ पे क्रोमोसोम, क्रोमोसोम नंबर काउंट करो कितना है, 1 2 3 4, 4 होगा। क्रोमोसोम नंबर डिपेंड होता है बेस्ड ऑन नंबर ऑफ सेंट्रोमियर। तो यहाँ पे 4 सेंट्रोमियर है, देखो 4 सेंट्रोमियर है तो कितना होगा, 4 क्रोमोसोम होगा। क्रोमेटिड नंबर, क्रोमेटिड नंबर कितना होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि हर एक क्रोमोसोम में 2 क्रोमेटिड है, तो क्रोमोसोम 4 है तो क्रोमेटिड क्या होगा, 8। डीएनए अमाउंट कितना होगा, एक क्रोमेटिड का हमने कितना लिया था डीएनए 5, तो अगर 8 क्रोमेटिड है तो डीएनए कितना होगा 40 पीजी। तो मियोसिस 1 के बाद क्रोमोसोम नंबर होगा 4, क्रोमेटिड होगा 8 और डीएनए होगा 40। समझ आया कंसेप्ट। तो इस तरीके से तुम लोग मियोसिस 2 का भी प्रैक्टिस करो कि मियोसिस 2 का अगर क्वेश्चन आया तो हमारे पास ये सारे वैल्यू कैसे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट है वो खुद कर लो। 126 द डेंसिटी ऑफ ए पॉपुलेशन इन ए हैबिटेट पर यूनिट एरिया इज मेजर्ड इन डिफाइंड यूनिट्स। मैच करना है यूनिट ऑफ मेजरमेंट अगेंस्ट द फॉलोइंग। बैक्टीरिया का डेंसिटी कैसे मेजर करेंगे, नंबर ऑफ सेल्स पर यूनिट वॉल्यूम 1c। banyan tree will go with biomass, biomass पर यूनिट एरिया। टाइगर मेजरमेंट नेशनल पार्क में, सेंचुरी में कैसे करते हैं, नंबर ऑफ पग मार्क्स और फेकल पैलेट्स, है ना। और फिश पॉपुलेशन डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं, बाय रिलेटिव डेंसिटी इन ए लेक, इन ए एक्वेटिक सिस्टम। रिलेटिव डेंसिटी में कंपेरेटिव जो है डेंसिटी निकाला जाता है, इट इज नॉट एब्सोल्यूट वैल्यू। ओके, सो द सीक्वेंस वी गॉट CDAB, CDAB will go with option C. Persistent nucellus is called as perisperm. Nucellus is the tissue of ovule और during the post fertilization development nucellus consume हो जाता है और generally seed में nucellus नहीं होता, लेकिन ऐसे seed है जहाँ पे nucellus रह जाता है। These are called remnants of nucellus. उस remnants of nucellus को क्या कहते हैं, पेरिस्पर्म। और जिस सीड में पेरिस्पर्म होते हैं उनको कहते हैं पेरिस्पर्मिक सीड। क्या एग्जाम्पल है पेरिस्पर्मिक सीड का, ब्लैक पेपर, बीट। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, दिख रहा है, इसको कहते हैं पेरिस्पर्म और एग्जाम्पल फाउंड इन ब्लैक पेपर। वेरी इजी क्वेश्चन। Which of the following is not a characteristic of the cell wall of रूट एपेक्स मेरिस्टेम सेल। रूट एपेक्स मेरिस्टेम RAM माने एक मेरिस्टेमेटिक सेल के सेल वॉल का कैरेक्टरिस्टिक के बेस पे क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से करेक्टली अप्लाई नहीं हो रहा ऑन द सेल वॉल ऑफ ए मेरिस्टेम सेल। जैसे कि पहला ऑप्शन है थिन, कि इनके सेल वॉल काफ़ी थिन होते हैं, करेक्ट है, यस, बिकॉज मेरिस्टेम्स आर डिवाइडिंग सेल, उनके सेल वॉल थिन होते हैं। सेलुलोज से बना है, यस, मेजर कंटेंट है सेलुलोज ऐसे सेल वॉल का, और इनमें एबंडेंट प्लाज्मोडेस्माटा होता है। ओके, तो हमने देखा होगा बी ऑप्शन मैंने छोड़ा हुआ है क्योंकि बी ऑप्शन ही हमारे लिए रॉन्ग है और रॉन्ग ही ढूंढना है ना, तो हम जाएंगे बी के साथ। क्यों रॉन्ग है, लिखा है सेकेंडरी इन नेचर, नो, मेरिस्टेम में जो सेल वॉल है दैट विल बी प्राइमरी इन नेचर, इसीलिए ही तो इसका मेन कंपोजिशन क्या है, सेलुलोज है ना। प्राइमरी सेल वॉल में हमेशा सेलुलोज ज़्यादा होता है और प्राइमरी सेल वॉल हमेशा यंग सेल में होते हैं, मेरिस्टेम यंग सेल्स है। सेकेंडरी सेल वॉल बनता है आफ्टर मैचुरेशन के दौरान बनता है, राइट, उसमें सेकेंडरी सेल वॉल डिपोजिशंस होते हैं। मेरिस्टेम मैच्योर सेल है ही नहीं, मेरिस्टेम है यंग इमैच्योर। मैच्योर सेल कौन है, डिफरेंशिएटेड सेल्स, राइट। परमानेंट सेल जो है दे विल हैव सेकेंडरी सेल वॉल, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा बी। स्टडी द पिरामिड ऑफ बायोमास इन ग्रासलैंड इकोसिस्टम। एक पिरामिड दिया गया है, दिस इज द बायोमास पिरामिड फॉर ग्रासलैंड इकोसिस्टम। ग्रासलैंड इकोसिस्टम में सारे के सारे इकोलॉजिकल पिरामिड अपराइट होते हैं, यू हैव टू रिमेंबर दिस। बायोमास हो, एनर्जी हो, नंबर पिरामिड हो, सारे क्या होते हैं, अपराइट होता है। और अपराइट का मतलब क्या है कि जितना हम लोग हायर ट्रॉफिक लेवल पे जाएंगे वो अमाउंट, चाहे वो बायोमास हो, एनर्जी हो या नंबर हो, वो कम होता जाता है ना। तो बोले कि इसको स्टडी करो, ठीक है, स्टडी कर लेते हैं। फिर क्या लिखा है, इट शोज ए शार्प डिक्रीज इन बायोमास, जैसे कि मैंने कहा कि यहाँ पे डिक्रीज होगा इसीलिए तो अपराइट है।
हमें आइडेंटिफाई करना है एक्स जो कि एक ट्रॉफिक लेवल को रिप्रेजेंट कर रहा है। बेस पे है प्राइमरी प्रोड्यूसर, ये है प्राइमरी कंज्यूमर, ये होगा सेकेंडरी कंज्यूमर और ये होगा टॉप कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर। तो यहाँ पे एक्स में कौन सा करेक्ट है? प्राइमरी कंज्यूमर। ठीक है, तो एक्स में प्राइमरी कंज्यूमर, लेकिन यहाँ पे भी देखो प्राइमरी कंज्यूमर दिया हुआ है, सेकेंडरी कंज्यूमर वाला पॉइंट तो काट ही देते हैं, है ना। सेकेंड ट्रॉफिक लेवल ये भी करेक्ट है, ये फर्स्ट ट्रॉफिक लेवल है, ये सेकेंड ट्रॉफिक लेवल है। आगे क्या है? वाई और जेड जो है हमें जानना है, और वाई और जेड किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? रेस्पेक्टिव बायोमास। देखो यहाँ पे बायोमास का जो है यूनिट भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है वाई जो है ना, ये वैल्यू याद रखना है, नथिंग वी कैन डू इट, वी हैव टू रिमेंबर द वैल्यूज। वाई यहाँ पे माने प्राइमरी प्रोड्यूसर के पास बायोमास कितना था? 809 kg पर मीटर स्क्वायर। फिर ये प्राइमरी कंज्यूमर में जाके हो जाता है 37 kg, सेकेंडरी कंज्यूमर में 11, जेड जो कि टर्शियरी कंज्यूमर का बायोमास रिप्रेजेंट कर रहा है, इसका वैल्यू आता है 1.5। तो हम जाएंगे यहाँ पे, देखो प्राइमरी कंज्यूमर है, वाई है 809 और जेड है 1.5 kg पर मीटर स्क्वायर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ठीक है, सारे जितने भी पिरामिड एनसीईआरटी में है पढ़ लो, ठीक है ना, कुछ ना छूटे। एनसीईआरटी में जहाँ पे भी है, जितना कुछ भी है सब कुछ पढ़ लो कि बाद में रिग्रेट ना हो। In a monocot leaf, bulliform cells are absent from the epidermis. Wrong. Monocot leaf में bulliform cells होते हैं and bulliform cells are very popular in grass leaves and they are responsible for a event called rolling and unrolling of leaves. है ना, याद है ना। और ये क्यों होता है? To control the loss of water, right? To control the loss of water, to protect the water conservation, you can say for water conservation. Veins form a network. क्या मोनोकॉट लीफ में वेनेशन नेटवर्क है? नेटवर्क वेनेशन is called reticulate and it is the characteristic of dicot leaf, not monocot leaf. मोनोकॉट लीफ में तो पैरेलल वेनेशन होता है, तो बी ऑप्शन भी रॉन्ग है। मेसोफिल इज वेल डिफरेंशिएटेड इन पैलिसेड एंड स्पॉन्जी। ये भी डाइकॉट का ही कैरेक्टरिस्टिक है। इन द डाइकॉट लीफ आई कैन सी दैट एट द एडेक्सियल साइड, अपर साइड में पैलिसेड होता है ना, पैलिसेड सेल होता है, एंड टुवर्ड्स द एबेक्सियल साइड वी गेट स्पॉन्जी पेरेन्काइमा सेल। मेसोफिल डिफरेंशिएट होता है इन द केस ऑफ डाइकॉट। तो ये भी रॉन्ग हो गया। डी में है मेसोफिल इज नॉट वेल डिफरेंशिएटेड, सो दिस इज ओनली ट्रू फॉर मोनोकॉट। अभी तक बस यही करेक्ट मिला हमें। मोनोकॉट लीफ में मेसोफिल सेल्स आर नॉट डिफरेंशिएटेड, सो विल गो विथ ऑप्शन डी। 131 मैच द कॉलम्स। कॉलम ए टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी इज कनेक्टेड विथ क्लासिफिकेशन। टैक्सोनॉमी इज ए प्रोसेस ऑफ क्लासिफिकेशन। प्राइमेटा, प्राइमेटा इज एन ऑर्डर। प्राइमेटा एक ऑर्डर है। हियरarchy अरेंज अकॉर्डिंग टू द रैंक। किसी भी चीज़ को अगर रैंक वाइज अरेंज करते हैं सिक्वेंशियली, उसको हियरarchy कहते हैं। तो 3 हम डी पे देंगे। हाईएस्ट कैटेगरी, टोटल 7 ऑब्लिगेट कैटेगरी है, उसमें हाईएस्ट कैटेगरी क्या है? किंगडम है। टैक्सोन जो है, इनमें से टैक्सोन कौन है? वो है डॉग। टैक्सोन है डॉग, एफ। जेनस छूट गया यहाँ पे, जेनस से मैच कुछ नहीं हो रहा है। यहाँ पे जेनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? जेनस इज रिप्रेजेंटिंग ए कैटेगरी, है ना, तो ये इसका कोई मैच है नहीं। तो हमारे पास सीक्वेंस है BADEF, BADEF। आई विल गो विथ ऑप्शन डी। एक सिंबल दिया गया है इस तरीके से, इसको शेड कर दिया गया है, ठीक है, ब्लैक दिख रहा है ना, शेड कर दिया गया है। पेडिग्री में ये सिंबल क्या रिप्रेजेंट करता है? ये रिप्रेजेंट करता है सेक्स अनस्पेसिफाइड। ओके, माने वी डू नॉट नो द अफेक्टेड पर्सन इज मेल और फीमेल, तो ये सेक्स अनस्पेसिफाइड है और अफेक्टेड है, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाता है। ऑप्शन ए था मेल अफेक्टेड। मेल के लिए हम लोग स्क्वायर बनाते हैं, स्क्वायर में अफेक्टेड है तो शेडिंग करना है। मेल अनअफेक्टेड तो इसमें शेडिंग नहीं करना है। सेक्स स्पेसिफाइड है मतलब तो तब तो मेल या फीमेल ये दोनों सिंबल यूज करेंगे, फीमेल के लिए सर्कल और मेल के लिए स्क्वायर, ठीक है। ओके, अगेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है। ओके, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान दो। ये मैक्सिमम टाइम हम लोग बस थ्योरी पढ़ते रहते हैं, डायग्राम्स नहीं देखते हैं, ठीक है। काफ़ी और सबसे अच्छी बात यह है कि डायग्राम के क्वेश्चन काफ़ी इजी होते हैं। जैसे कि ये न्यूक्लियस का डायग्राम है और लेवलिंग करो, देखो ऑफकोर्स जो आउटर लेयर है वो क्या होगा? वो होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा।
जो फ्लूइड दिख रहा है, देखो जो फ्लूइड दिख रहा है वो क्या होगा, न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। और ये डार्क एरिया दिख रहा है हमको, ये कौन सा होगा, न्यूक्लियोलस होगा, है ना। तो यहाँ पे P हो जाएगा न्यूक्लियोप्लाज्म, Q होगा न्यूक्लियोलस और R होगा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। आई विल गो विथ ऑप्शन बी। मैच द कूलम्स। फंगस दिख रहा है मुझे, एगरिकस है ना, ये एगरिकस है। एगरिकस क्या है, एडिबल फंजाई। एगरिकस एडिबल फंजाई कौन से कैटेगरी में आता है, बेसिडियोमाइसिटिस। ये पैरामेशियम है। पैरामेशियम क्या है, ए सिलिएटेड प्रोटोजोआ। तो यहाँ पे बी जाएंगे हम लोग 4 के साथ। सिलिया दिख रहा है हमको। ये जो शेप है कॉमा शेप बैक्टीरिया, क्या कहते हैं इनको, विब्रियो। विब्रियो बैक्टीरिया, पैरासाइटिक बैक्टीरिया। विब्रियो कॉलेरी हम जानते हैं, दैट कॉजेस कॉलेरा। तो यहाँ पे ऑफ कोर्स ये करेक्ट होगा, सी से 2 कनेक्ट होगा। ये किसका डायग्राम है, डिनोफ्लैजिलेट। क्या है डिनोफ्लैजिलेट, एक मोटाइल प्रोटिस्टा। तो यहाँ पे डी के साथ जाएंगे 1। तो हमें मिलता है 3 4 2 1, 3 4 2 1। आई विल गो विथ ऑप्शन सी। Last question of the paper. A compound was used in the half-leaf experiment to absorb carbon dioxide. The compound is half-leaf experiment का जो conclusion है उन्होंने क्या prove किया, that carbon dioxide is essential for photosynthesis, है ना। तो वहाँ पे एक प्लांट के एक लीफ का आधा हिस्सा एक ट्यूब के अंदर रखा और इस ट्यूब के अंदर कॉटन रखे और इस कॉटन को सोक किया गया KOH सोल्यूशन में। ओके, तो यहाँ पे तो हमारा आंसर होगा KOH में सोक किया हुआ कॉटन यहाँ पे रखा गया। और यहाँ पे क्या रीज़न था KOH का, क्योंकि KOH इस ट्यूब के अंदर जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड है उसके साथ ये रिएक्ट कर लेगा ताकि ट्यूब के अंदर कोई भी CO2 इस लीफ को ना मिले ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। इसके बाद जब यहाँ पे स्टार्च टेस्ट किया गया, आयोडीन टेस्ट किया गया टू फाइंड आउट द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च, जो हाफ लीफ ट्यूब के अंदर है उसने नेगेटिव रिजल्ट दिया और जो हाफ लीफ ट्यूब के बाहर है उसने पॉजिटिव रिजल्ट दिया। मतलब इस पर्टिकुलर पार्ट में स्टार्च था जबकि यहाँ पे नहीं था। तो ये क्या प्रूफ होता है, दैट carbon dioxide is very essential or the most essential for photosynthesis. Okay, so here last question 135. I will go with option D. Okay, hope your exam went very well and best of luck for your next full length. Goodbye.